साथियों, आज हम IC01 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का चैप्टर नंबर 5 इंश्योरेंस कस्टमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड हु इज एन इंश्योर्ड, अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स एंड हाउ दे डिफर, अंडरस्टैंड कस्टमर माइंडसेट्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर। इंश्योर्ड कौन होता है उसके बारे में जानेंगे। डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे, एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं वो जानेंगे। कस्टमर का माइंडसेट समझने की कोशिश करेंगे और जो एथिकल बिहेवियर है उसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। एथिकल बोले तो ईमानदारी वाला जो बिहेवियर होता है उसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है आबाद खान और आप देख रहे हैं बीमा साथी यूट्यूब चैनल। Who is an insured? Without the insured, there will of course be no insurance. अगर insured ही नहीं होगा इसका मतलब insurance नहीं होगा। We have seen that the insured has been relatively easily identifiable in the past. Perhaps a merchant who wants marine insurance or a guild member who wants his family to be looked after in the event of death. पुराने जमाने में इंश्योर्ड को पहचानना आसान था, उसको आइडेंटिफाई करना आसान था। या तो वो बिजनेसमैन होता था या कोई एम्प्लॉय होता था। बट इन मॉडर्न मार्केटिंग दिस इज बीइंग टेकन इवन फर्दर इनटू रिकॉग्निजेबल ग्रुप्स। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट segmentation between the various customers. No longer is blanket telemarketing relevant or cost effective. The aim is to identify niche customers and approach them with the product solution relevant to them. In fact, some insurers restrict themselves solely to particular niche. The best example in India being the health insurance, but in other markets, this could be this could be स्पेशलिस्ट एज क्लासिक कार। तो पहले जमाने में जो इंश्योर्ड था उसे पहचानना आसान था, वो या बिजनेस ओनर होता था या एम्प्लॉय होता था। लेकिन आज के जमाने में जो कस्टमर्स की चॉइस है, उसकी रुचि है, वो काफी हद तक बदल गई है। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनियां भी टेली मार्केट के जरिए या दूसरे तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट इंडस्ट्री में लेके आ रही हैं, ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ वो खींच पाए। और कुछ जो स्पेशलिस्ट इंश्योरेंस कंपनी है उनका भी कॉन्सेप्ट आ चुका है, जैसे स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ बिजनेस में ही अपने आप को रखे हुए हैं। कैटेगरीज ऑफ इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कितने तरह के होते हैं? इंश्योर्ड कैटेगरीज में रिटेल होते हैं जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, फिर रिटेल एसएमई है, एसएमई बोले स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, कॉर्पोरेट्स है यानी कि एक इंडिविजुअल है, बिल्कुल इंडिविजुअल बोले तो व्यक्तिगत। रिटेल में थोड़ा सा मिड सेगमेंट है ये, इसमें स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज आते हैं, और फिर कॉर्पोरेट्स होते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। रिटेल, इंडिविजुअल, पर्सनल। हियर वी आर टॉकिंग of the individuals in their personal capacity. The major products brought by individuals include, जो individuals हैं, जो व्यक्तिगत मनुष्य है, जो सिंगल आदमी है, वो क्या खरीद रहे हैं मार्केट में। तो पर्सनल एक्सीडेंट, मोटर, थर्ड पार्टी कवरेज कंपलसरी इंश्योरेंस इन मोस्ट कंट्री। जो पर्सनल एक्सीडेंट मोटर इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो कंपलसरी है, बहुत सारी कंट्री में तो ये खरीद रहे हैं। फिर हेल्थ, दिस विल वेरी फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट कॉस्ट टू फुल मेडिकल रिइंबर्समेंट। अब हेल्थ में क्या है कि बहुत तरह की पॉलिसी है। कुछ पॉलिसी इस तरह की है कि पूरा का पूरा रिइंबर्समेंट कर रही है, कुछ चीजों को काट लेती हैं, कुछ कंज्यूमेबल चीजों को काटने के बाद पेमेंट करती हैं। फिर तीसरी कैटेगरी में था बिल्डिंग एंड कंटेंट्स, नॉट सो कॉमन इंडिया। अब इंडिया के अंदर इंडिविजुअल आदमी जो है, देखा गया है जनरली अपनी बिल्डिंग का, अपने घर का इंश्योरेंस नहीं कराता है, लेकिन
इंडिया के बाहर देखेंगे जो बाहर की कंपनीज हैं, वहां पर ये चलन बहुत ज्यादा है, वहां पे हर चीज का इंश्योरेंस होता है। फिर हम बात करते हैं रिटेल में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की, एसएमई की। इन मैनी वेज दिस इज सिमिलर टू द सेगमेंट मेंशन अबव विद मेजर शेयर ऑफ सेल्स नाउ बीइंग बाय द वेब। मच ऑफ अगेन इज सीन एज ए commoditized market, frequently via a packaged product where risk can be grouped into relatively simple underwriting sectors such as small shops, offices, restaurants, and cafe, hotels. तो ये सेगमेंट है मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाला, इसको कई ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे छोटे छोटे ऑफिसेज हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, फिर रेस्टोरेंट हैं और होटल्स हैं। इन चार पांच कैटेगरी में जो ये बिजनेस है उसको कैटेगरी उसकी बनाई जा सकती है। कॉर्पोरेट क्या है? द थर्ड जनरल सेक्टर इज द कॉर्पोरेट मार्केट। अब ये कॉर्पोरेट मार्केट है। दिस इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली द प्रोवेंस ऑफ द प्रोफेशनल इंश्योरेंस ब्रोकर एंड मेजर मार्केट एज सच एज यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 90% ऑफ द कॉर्पोरेट मार्केट इज इन द ब्रोकर प्रोविंस। जो ब्रोकर्स हैं बेसिकली उन्हीं के पास कॉर्पोरेट के बिजनेस है। 90% कॉर्पोरेट के बिजनेस इंश्योरेंस ब्रोकर्स के पास है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स की, और वो एक दूसरे से डिफर कैसे हैं, एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। कस्टमर डिफरेंसेस। नॉट ऑल कस्टमर्स आर आउटसाइडर्स। द टर्म इंटरनल कस्टमर इज वन विच इज कॉमनली यूज्ड इन मैनेजमेंट। कस्टमर्स को अगर हम डेफिनेशन दें, आइडेंटिफाई करें, तो दो तरह से कहा जा सकता है, आउटसाइडर कस्टमर और इंटरनल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर क्या हुआ? एक फैक्ट्री है, उसमें एक पार्ट बनाया किसी ने, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में गया दूसरे काम के लिए, असेंबली के लिए, उसके लिए। तो जो दूसरे डिपार्टमेंट में गया उसके लिए वो क्या हो गया? उसके लिए वो हो गया इनपुट, एक तरह से उसको वर्क ऑर्डर मिल गया एक तरह से। तो क्या है कि वो उसका कस्टमर कहलाएगा। तो ये इंटरनल कस्टमर्स हैं, डिपार्टमेंट वाइज, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में जो भी इंटर रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं इंटरनल कस्टमर। और एक होता है आउटसाइडर कस्टमर। How insurance customers are different. When customers make purchases, especially when purchasing tangible goods, there is in most cases an immediate sense of gratification or satisfaction from that purchase. अब कोई भी कस्टमर कोई भी चीज खरीदता है तो वो दिखती है, उसको हाथ में लेके छू सकता है और उसको सेटिस्फेक्शन होता है उसको लेने के बाद। यहाँ तक कि सर्विस सेक्टर में हॉलीडे पैकेज आपने लिया, आप हॉलीडे पे कहीं गए तो आपको एंजॉय आ रहा है। लेकिन इंश्योरेंस में क्या है? इंश्योरेंस में बेसिकली आपको पता ही नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो प्रॉमिस है कि कभी कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ तो आपकी फैमिली को ये चीज प्रॉमिस करती है इंश्योरेंस कंपनी की, कंपनसेट करेंगे। इसी तरह से जब कभी फायर होगी आपकी फैक्ट्री में तब इंश्योरेंस कंपनी पिक्चर में आएगी, उससे पहले पिक्चर में नहीं आएगी। तो इसका जो कस्टमर है वो उसको पेशेंस रखना होता है। उसको ऐसा नहीं जैसे आपने कुछ कार खरीद ली या कुछ हाउस खरीद लिया और आप उससे फौरन फायदा उठाने लगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप प्रीमियम देते रहिए, लेकिन कभी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई या आपके बिजनेस को कोई प्रॉब्लम आई, अगर बिजनेस इंश्योरेंस की बात करें तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी काम आती है। अब हम बात करते हैं नेसेसिटी टू बाय जनरल इंश्योरेंस। कुछ कानून इस तरह के बने हुए हैं कि जनरल इंश्योरेंस को खरीदना मजबूरी भी है। जैसे इंडिया के अंदर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर नहीं होगा तो आप मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, ट्रक ड्राइव ही नहीं कर सकते हो। एट लीस्ट एक्ट ओनली जिसे कहते हैं। मोटर इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से लैंडर्स हैं सच एज बैंक रिक्वायर इंश्योरेंस ऑफ मॉर्गेज गुड्स। अब बैंक्स जो गिरवी चीजें रखते हो वो बैंक उसका इंश्योरेंस मांगती है। आप होम लोन लेने जाते हो तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मांगती है, जो जो जिसको वो लोन देते हैं। तो ये क्या है कि ये कंपलसरी इंश्योरेंस है ट्रेड प्रैक्टिस में।
अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी इंश्योरेंस ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें सब में इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। तो ये जरूरी भी है इंश्योरेंस को खरीदना, जनरल इंश्योरेंस खास तौर से ये लोगों की मजबूरी भी है, क्योंकि इस तरह की चीजें हैं, या तो एक्ट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच में है। In the case of life insurance, the customer may not see the necessity of insurance. There is always a tendency to ignore the need. लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में आप इग्नोर कर सकते हो, आप इंश्योरेंस लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो नहीं लो। As customers don't like to think that they will die in the foreseeable future, and as such defer the decision. They are more focused on their immediate needs. Even if they are not essential over the needs of future, they may also be a tendency to leave things to fate. अब लाइफ इंश्योरेंस लोग लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ये एक तो ये लगता है कि कोई रिस्क नहीं है मेरी लाइफ पे, अभी कुछ नहीं होने वाला है मेरे को। और दूसरी ये जो चीज हो सकती है वो ये है कि कुछ इमीडिएटली इस तरह के खर्चे उनके सामने होते हैं जो ज्यादा अर्जेंट लगते हैं उनको, तो वो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर वो खर्चा करना पसंद करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना वो पसंद नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। द चेंजिंग माइंडसेट ऑफ कस्टमर्स, ये क्या चेंज हो रहा है? The mindset of a customer differs during the course of the policy. The customer's mindset when they are taking the policy can be very different from their mindset at the time of the claim. जब वो पॉलिसी ले रहा होता है क्लाइंट कस्टमर, तो उसका माइंडसेट कुछ और होता है, लेकिन जब क्लेम हो जाता है उसी पॉलिसी में तो उसका माइंडसेट कुछ और होता है, बदल जाता है। In the case of life insurance, the customer who buys the policy may not be the same customer who is making a claim on the policy. अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जरूरी नहीं है कि जिसने पॉलिसी ली है वही क्लेम लेगा। हो सकता है उसकी डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली वाले क्लेम लें। There are three type of customer in life insurance. Each one has a different mindset. These are तीन तरह के कस्टमर्स हैं जिनका अलग अलग माइंडसेट है। द पर्सन हु बाइज द पॉलिसी, एक वो आदमी जो कि पॉलिसी को खरीदता है। देयर माइंडसेट एट द टाइम ऑफ परचेज मे बी वन ऑफ reluctance to set aside money which they could spend on other things that would provide more immediate enjoyment. They may also doubt the wisdom of their choice at the start of the policy. अब उनका माइंडसेट क्या होता है? उनका माइंडसेट होता है परचेज में भी वन ऑफ द रिलक्टेंस टू सेट असाइड मनी व्हिच दे कुड स्पेंड ऑन अदर थिंग्स दैट वुड प्रोवाइड मोर इमीडिएट एंजॉयमेंट। उनका माइंडसेट होता है कि इस पॉलिसी लेने की बजाय अगर मैं कुछ और करता जिससे कि मुझे कुछ एंजॉयमेंट आता तो वो ज्यादा बेटर था। और वो अपने ही चॉइस को डाउट करते रहते हैं। The person collecting the maturity proceeds, they will be happy that they have survived and also may regret that they did not put their money टू बेटर यूज। लेकिन जो मैच्योरिटी वो प्राप्त कर रहे होते हैं, माने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो जिंदा बच गई और पॉलिसी उनकी मैच्योर होगी, वो बड़े खुश होते हैं। और बल्कि वो ये सोचते हैं कि हमने ज्यादा मनी क्यों नहीं इसमें डाली, ताकि हमको ज्यादा रिटर्न मिलता, ज्यादा पैसा मिलता। द पर्सन हु रिसीव द डेथ क्लेम, अब एक पर्सन वो है ये कि उसके घर में किसी की डेथ हो गई है और वो क्लेम मनी को रिसीव कर रहा है। This person, while dealing with the death of a loved one, will also be feeling relieved from anxiety, knowing they are receiving money. Perhaps wishing it was more, and also will be grateful for the help received. अब ये पर्सन है, इसका कोई फैमिली में कोई कमाने वाला या इसका कोई जिससे ये प्यार करता था वो दुनिया में नहीं है, और उसने अपने नाम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी छोड़ी हुई है। अब इसको थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है कि चलो कुछ पैसा मुझे यहाँ से मिल जाएगा, और ये ग्रेटफुल भी है, धन्यवाद भी दे रहा है उसका जिसने इसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी छोड़ी। तो ये इस तरह के इनके माइंडसेट चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। ए वुमेन इज क्लेमिंग ऑन हर हस्बैंड्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यू हिज अनटाइमली डेथ। The customer has never had to deal with an insurance company before, as her husband handled all these transactions. अब एक कोई औरत है, वो अपने हस्बैंड का क्लेम कर रही है, उसकी डेथ की बात उसका क्लेम कर रही है। अब उसने कभी भी किसी भी इंश्योरेंस एजेंट से बात नहीं करी, कोई उसने क्लेम को डील ही नहीं किया, क्योंकि सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है उसका हस्बैंड करता था। In the case, the insurance officer has to explain the process to the widow and also tell her what
she needs to do to have the claim paid. अब ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस ऑफिसर उसको एक्सप्लेन करता है कि जो वो क्लेम ले रही है उसका प्रोसीजर क्या है, वो पूरी उसको बात बताता है. He would also need to inform her about the forms she need to fill out. अब उसको वो फॉर्म भरने का तरीका बताता है कि इस तरह से फॉर्म भरे जाएंगे. इट इज आल्सो द रोल ऑफ द इंश्योरेंस ऑफिसर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द विडो एज शी गोज थ्रू दिस प्रोसेस इन अनसेटलिंग टाइम्स. जो इंश्योरेंस ऑफिसर थे उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस विधवा को सपोर्ट करे सारी चीजों को, फॉर्मेलिटी को पूरा कराने में. द पर्सन बाइंग इंश्योरेंस देयर माइंडसेट वुड बी ऑफ रिलक्टेंट. अब जो खरीद रहा है उसका माइंडसेट क्या होता है, वो रिलक्टेंट होता है कि मैं मिनिमम कवर ले लूं. जरूरत उसको 1 CR का 1 करोड़ का लेने की है इंश्योरेंस, कहता है चलो 25 लाख का दे दो. उसका ये माइंडसेट होता है. द पर्सन एट क्लेम टाइम, और वही पर्सन जब उसे क्लेम मिलने वाला होता है तो द क्लाइंट एक्सपीरियंस सम रिलीफ that he has insured his subject matter. However, he is a distressed client as he is insecure about the whole procedure. अब वो थोड़ा सा रिलैक्स है, रिलीफ है उसको कि चलो मैंने किसी चीज का अपना इंश्योरेंस करा रखा है, मुझे क्लेम मिल जाएगा. लेकिन वो थोड़ा सा परेशान भी है, इनसिक्योर भी है, क्योंकि उसको प्रोसीजर का पता नहीं है. देयर माइंडसेट वुड बी टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट पॉसिबल फ्रॉम द इंश्योरेंस. और उनका माइंडसेट क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्लेम मनी इंश्योरेंस कंपनी से वसूल कर लें. दे मे बी anxious and demanding and perhaps angry that the loss is not being fully compensated. वो गुस्सा भी हो सकते हैं, डिमांड भी कर सकती है कि जितने का उनका नुकसान हुआ है वो उतना उनको नहीं मिल पा रहा है. बट इज सेटिस्फाई कस्टमर. अब ये जो सेटिस्फाई कस्टमर है वो कौन है, यानी संतुष्ट ग्राहक कौन है. संतुष्ट ग्राहक होता है, कस्टमर आर हैप्पी व्हेन, कस्टमर ग्राहक कब खुश होता है, जब दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रेस्पेक्टेड. जब उनको आप रिकॉग्नाइज करो, उनको पहचान मिलना चाहिए और उनको उनका आप रेस्पेक्ट करो, तब वो खुश होता है. दे और देयर फीलिंग्स एंड व्यू आर नॉट इग्नोर्ड. उनकी कोई बात है तो आप इग्नोर ना करें, तब वो खुश रहेगा. दे डोंट फील लाइक दे आर बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ. उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनको वैसे ही ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो. दे फील केयर्ड फॉर एंड हेल्प. उन्हें लगना चाहिए कि आप उनको केयर करते हो, उनकी हेल्प करते हो. दे आर बीइंग एम्पैथाइज विद, और उनके साथ आप एक अच्छा व्यवहार करते हो, सिंपैथी रखते हो, तो कस्टमर आपसे खुश रहेगा. द रोल ऑफ इंटरमीडियरी इज टू कीप द कस्टमर सेटिस्फाइड. अब जो इंटरमीडियरी है उनका रोल ही यही है कि वो कस्टमर को संतुष्ट रखें. एजेंट एंड ब्रोकर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर दैट द कस्टमर इज सेटिस्फाइड. जो एजेंट और ब्रोकर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अपने कस्टमर्स को वो संतुष्ट रखें. जब पॉलिसी ली जाए तब भी और जब क्लेम देने का बात आए तब भी. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत बड़ी चीज है और इसको कंपनीज टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं. जो सर्वेयर्स और टीपीए हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, इनका रोल भी होता है कि कस्टमर को ये सेटिस्फाई करें. आपने एक हेल्थ क्लेम डाल दिया टीपीए के पास, अब टीपीए सेटलमेंट ही नहीं कर रहा है उसका, तो आप खुश होंगे? जाहिर सी बात है आप नाराज होंगे. तो इसलिए सर्वेयर्स का और जो टीपीए हैं, जो इंटरमीडियरी हैं, इनका भी एक अहम रोल होता है. अब हम बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर. ईमानदारी वाला जो बिहेवियर है उसके बारे में बात करते हैं. बीइंग एथिकल इन बिजनेस इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग. बिजनेस में ईमानदार होना बिल्कुल ठीक चीज है, अच्छी चीज है. सच एज नॉट लाइंग और स्टीलिंग बट बीइंग ऑनेस्ट. झूठ नहीं बोल रहे हो, आप कुछ चुरा नहीं रहे हो, बल्कि आप ईमानदार हो. A lot of attention is focused on ethics in today's business world as there have been numerous reports of unethical behavior. अब इस दुनिया में लोग बेईमान हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो ऐसे में लोग डाउट की नजर से देखते हैं, शक की नजर से देखती हैं. इसलिए कंपनी जो है ना एथिकल बिहेवियर पर बहुत ज्यादा जोर देती हैं, ईमानदारी वाले बिहेवियर पर बहुत ज्यादा जोर देती हैं. In today's society, people who are trusted by the community to perform responsible and authoritative tasks are seen to have better trust. बहुत सारे लोग जिन पे लोगों ने फेथ किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनको धोखा दिया.
There has been increased discussion about accountability and corporate governance, which together are called ethics in business. बिजनेस में ईमानदारियां, इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है. The Right to Information Act 2005 and the development of public interest litigation have assumed considerable importance as ways of achieving better accountability and governance. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है या पीआईएल लोग फाइल कर देते हैं, तो ये क्या है कि ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है. अनएथिकल बिहेवियर शो लिटिल कंसर्न फॉर अदर्स एंड ए हाई कंसर्न फॉर सेल्फ. अब ये बेईमान आदमी है, वो अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है. जो बेईमान एजेंट है वो सिर्फ अपना कमीशन के बारे में सोचेगा, वो जो बीमा धारक है उसके इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता है. सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एथिकल बिहेवियर इंक्लूड, कुछ जो एथिकल बिहेवियर है, जो ईमानदारी वाला व्यवहार है, उसके कुछ गुण होते हैं. वो कौन कौन से हैं? प्लेसिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर एवं वंस ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट. इसमें जो कस्टमर का इंटरेस्ट है उसको ऊपर रखा जाता है और अपने इंटरेस्ट को नीचे रखा जाता है. कीपिंग इन द इंटरेस्ट keeping in the strictest confidence all business and personal information regarding a customer's affair. कस्टमर की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे से शेयर नहीं की जाती है, उसको बहुत गुप्त रखा जाता है. मेकिंग फुल एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फैक्ट टू अलाउ कस्टमर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन. कस्टमर से कोई भी बात छुपाई नहीं जाती है, उसको सारी की सारी बातें, सच्ची बातें बता दी जाती हैं ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले ले. उसको सारा कुछ पता हो उसके बाद वो डिसीजन लेता है, उसे हम कहते हैं इन्फॉर्म डिसीजन. देयर इज ए पॉसिबिलिटी फॉर एथिक्स टू बी कंप्रोमाइज इन द फॉलोइंग सिचुएशन. ऐसा हो सकता है कि जो ये ईमानदारी है उसको कंप्रोमाइज किया जाए, यानी कि वो तोड़ा जाए, बेईमान लोग हो जाए. कौन सी सिचुएशन में? हैविंग टू चूज बिटवीन टू प्लान, वन ऑफ व्हिच हैज कंसीडरेबली लेस प्रीमियम और कमीशन देन द अदर. दो प्लान है, इसमें एक में प्रीमियम और कमीशन कम है, दूसरे में ज्यादा है, तो उसने जिसमें कमीशन उसका ज्यादा बनना है वो वाला प्लान ऑफर कर दिया. टेम्पटेशन टू रिकमेंड डिसकंटिन्यूइंग एन एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड टेकिंग ए न्यू वन. और अपने बीमा धारक को, अपने क्लाइंट को कहती है कि पुरानी पॉलिसी जो है खत्म कर दो, उसकी जगह नई पॉलिसी ले लो. तो ये सारी के सारी चीजें जो है ना, वो अनएथिकल बिहेवियर में आती है. कुछ बातें इंश्योरेंस कंपनी से छुपा लो अपने फायदे के लिए, तो ये सारे के सारे जो है ना, वो अनएथिकल बिहेवियर में आते हैं. अब इससे लड़ने के लिए आईआरडीए है प्रिस्क्राइब फ्री लुक पीरियड ऑफ 15 डेज फॉर लाइफ जनरल इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी. आईआरडीए ने क्या किया है कि 15 दिन का एक फ्री लुक पीरियड दिया है, यानी कि 15 दिन के अंदर अगर आप किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो, चाहे वो लाइफ पॉलिसी हो, चाहे वो हेल्थ जनरल पॉलिसी हो, चाहे वो हेल्थ पॉलिसी हो, तो आप उस पॉलिसी को वापस कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को वो पॉलिसी वापस लेनी पड़ेगी, सारा का सारा प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं. एन इंश्योरेंस एजेंट वाज डिस्कसिंग मोटर इंश्योरेंस विद अ कस्टमर. ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन द कस्टमर डिस्क्लोज्ड दैट ही हैड ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी with another insurer. The insurance, the insurance agent quickly calculated that the commission he would receive for a motor policy and a life policy would be significant. So the agent discussed the life policy that the customer had with the other insurer and tells him that he would be in a better position if he discontinued the current life insurance policy and took a new one. In this case, the insurance agent is being unethical because his main objective was to increase the amount of his commission and not to what was in the best interest of the customer. अब ये एजेंट किसी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने किसी कस्टमर के पास गया. अब उसी दौरान उसे पता चला कि उसके पास एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है. अब वो उसको एडवाइस करता है कि ऐसा करो, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास चल रही है ना, वो आप डिसकंटिन्यू कर दो, यानी कि उसे आप खत्म कर दो, बंद कर दो. जो पैसा आपका मिलता है वो इंश्योरेंस कंपनी से विड्रॉ कर लो, मैं आपको एक नई इंश्योरेंस कंपनी की नई पॉलिसी आपको बना के दूंगा. वो अपने कमीशन के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा है, गलत एडवाइस कर रहा है. इसी को कहते हैं अनएथिकल बिहेवियर. अब चैप्टर को समराइज करते हैं. ए कस्टमर इज a person who buys goods or services that a business has to offer. The term
Internal customer is used to describe the work output of one department being an input for the work of other department in the same organization and the interrelationship of departments. अब कस्टमर कौन है? जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है वो कस्टमर है। इंटरनल कस्टमर जैसे मैंने बताया कि जो आपस में ही होते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो एक दूसरे के लिए कस्टमर होते हैं। और एक आउटसाइडर कस्टमर होते हैं। कस्टमर का जो माइंड सेट है वो ड्यूरिंग द पॉलिसी बदलता जाता है। जब वो पॉलिसी लेता होता है तो कुछ और होता है, जब क्लेम का टाइम होता है तो कुछ और होता है। और आईआरडीए ने कुछ कोड ऑफ एथिक्स बनाए हैं, एजेंट्स के लिए बनाए हैं, ब्रोकर्स के लिए बनाए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए बनाए। अनएथिकल बिहेवियर किसे कहेंगे कि जब अपना इंटरेस्ट ऊपर रखा जाएगा, कस्टमर का इंटरेस्ट नीचे रखा जाएगा। अब एथिकल बिजनेस में एथिकल क्या हो सकता है कि क्लाइंट से झूठ ना बोला जाए, कोई चोरी ना की जाए, बल्कि ईमानदार रहा जाए। तो ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचता रहे। हमारी कोशिश होगी कि हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को जल्दी से जल्दी कवर अप कर लें, उसके बाद हम फिर दूसरे पेपर की तैयारी कराएंगे। धन्यवाद।